नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली, आपका देवानंद जूनियर। भाभी जी घर पे है का कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशमपाल सिंह। दोस्तों, एक डेढ़ साल से ये कोरोना नाम के महामारी संकट से हमारा देश जूझ रहा है, लड़ रहा है। हम सब परेशान हैं। लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, आमदनी बंद हो गई है, कमाई का ज़रिया ख़त्म हो गया है। लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। ख़ास करके हमारे कलाकार भाई, जिनका एक ही ज़रिया था इनकम का, और वो थी शूटिंग या तो प्रोग्राम शोज़, वो दोनों ही बंद हो गए हैं। कई लोग तो इसमें से सुसाइड की ओर मुड़ गए हैं, सोच रहे हैं कि सुसाइड कर लें। देखिए, ये तकलीफ़ जो है हमेशा के लिए नहीं है, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो चला जाता है। ये चक्र है एक। और ये जो लॉकडाउन सरकार ने जो किया है वो हमारी भलाई के लिए किया है। तो हमें सरकार की आज्ञा का पालन करना है और आगे भी बढ़ना है। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको ईश्वर ने दिया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको घर का किराया देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर में रोटी नहीं है। उन्हें जाकर हम मदद करें, उनकी मदद करें, तो उनको सहारा हो जाएगा। और ये जो डिप्रेशन वाला जो मामला है इनके दिमाग में, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ज़रूरत है एक दूसरे का साथ देने की, ना कि हम लोग कमियाँ निकालते रहें। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो है देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे तू काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। दोस्तों, इसी पे से हमारे कुमार राजेश साहब एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। आओ हम सब मिलके उनका साथ दें, इस फिल्म बनाने में उनकी मदद करें। चलिए मिलके हम राजेश भाई का साथ दें। थैंक यू। देखना ना भूलें इम्तिहान फिल्म। और हाँ, एक और बात, वैक्सीन लगाना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय। नहीं जीना प्रभु जी। नहीं जीना प्रभु, मुझे इस गंदी दुनिया में नहीं जीना। मैं आ रही हूँ आपके पास। आज कोई मुझसे सहानुभूति जताने वाला नहीं है प्रभु। आज आज हर एक इंसान मुझे भूखे भेड़िए की तरह नोच खाने को तैयार बैठा है। ये कैसी दुनिया बनाई प्रभु, ये कैसी दुनिया बनाई। यहाँ कोई किसी को इंसान मानने को तैयार नहीं जी सकती। इस गंदगी के बीच में नहीं जी सकती प्रभु। मैं आ रही हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके तुम्हारे पास आ रही हूँ प्रभु। इस गंदगी में नहीं जी सकती, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना। हेलो आंटी, मम्मी अभी बिजी है, मैं थोड़ी देर बाद बात करवाती हूँ। ठीक है हाँ। बेटा, ये तो दीदी की आवाज थी। दीदी रो क्यों रही है? ऐसा क्या हो गया होगा जो दीदी इतना रोने लगी? सब कुछ ठीक तो है ना?
एक बार और कॉल करती हूँ। हेलो जी आंटी। बेटा प्लीज़ मेरी मम्मी से बात करा दो। मैं आपकी बात मम्मा से करवाता हूँ। मम्मा शुभा आंटी का फ़ोन आ रहा है सुबह से, आप उनसे एक बार बात कर लो ना मम्मा। मम्मा एक बार बात कर लो ना। क्या हुआ दीदी, आप इतना रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं शुभा, क्या हालत है। इस कमबख्त कोरोना ने हमसे हमारा सहारा ही छीन लिया शुभा। आज आज जिससे इन्होंने कर लिया था उनके तगादे। मम्मा किसी का फ़ोन आएगा। किसका है बेटा? पता नहीं है, नो नंबर है। अच्छा मैं देखती हूँ। ओ खुराना, ओ क्या हाल है तेरा? हेलो ये खुराना का नंबर नहीं है क्या? जी, उनका ही नंबर है जी। आप कौन बोल रहे हैं? ओ, मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं अशोक कालरा बोल रहा हूँ। वही अशोक कालरा जिससे आपके पति ने एक मोटी रकम उधार ले रखी है। मुझे पता है उन्होंने आपसे कर्ज लिया था। ना कोई सूद और ना मूल। क्या नियत है खुराना की? जी उनकी तो कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई। क्या खुराना जी दुनिया से निकल गए? मैडम मेरी पेमेंट दिए बगैर तो लोग शहर से बाहर नहीं निकलते, वो दुनिया से कैसे निकल गए? खैर कोई बात नहीं, जायदाद तो आपके नाम छोड़ गए हैं, घर की मालकिन आप। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए जिस समय उन्होंने आपसे कर्ज लिया था उस वक्त स्थिति कुछ और थी, पर आज की हालात ये है कि आपका ब्याज तो क्या, मैं तो आपका मूल भी नहीं चुका सकती। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कोई और है ही नहीं जो हमारी मदद कर सके। मैं कहाँ से आपके पैसे लाऊंगी? वो जिंदा है या मर गया है मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। बची बात पैसे कहाँ से लाने हैं ये आप देखो। बैग बारो, स्टील, चोरी करो, डाका डालो, किसी को लूटो, मुझे अपनी रकम वापस चाहिए। देखिए अशोक जी, आप मेरे हालात को समझने की कोशिश कीजिए। मैडम जी इस वक्त मैं शिमला में हूँ और मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। मैं इस मूड को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं 15 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ और आपको 15 दिन का वक्त देता हूँ, मेरी पेमेंट का इंतजाम कर लीजिए। फिर वहां आके मुझे खुराना जी का अफसोस भी आपके साथ करना है। स्कूल वालों की तगादे, मेरी मकान मालकिन के किराए के लिए तगादे। मम्मा लगता है डोर पे कोई है। हाँ देखती हूँ बेटा। बेटा तुम अंदर जाओ, सार्थक दोनों अंदर जाओ। क्या हुआ? इस महीने का रेंट क्यों नहीं दिया? आइए ना, अंदर आइए ना। पिछले महीने का भी रेंट तुमने नहीं दिया था। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है भाभी। जो दुर्घटना हमारे घर में घटी है वो तो आपको मालूम ही होगी कि खुराना साहब, हमने पहले तो कभी देर नहीं की ना। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती तो इस बार भी हमने पूरा रेंट दे दिया होता। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, घर, राशन, बच्चों के स्कूल, सब बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ। ओ हेलो हेलो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो मुझे दुख है तुम्हारे दुख से, तो मैं क्या करूँ? अरे भाई हमारे भी खर्चे हैं, हमारे लिए भी लॉकडाउन है, और ऊपर से मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी एकदम से ठप है। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुम्हारे जो एक्स्ट्रा पैसे खर्चे होने वाले हैं ना, वो तुम खुद ही अरेंजमेंट कर लेना।
ओके, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? ऊपर से इस बार की किटी पार्टी का जिम्मा मेरे सर आया है। तुम रेंट दोगी तो मैं किटी पार्टी अरेंज कर पाऊंगी। मुझे तो लगा था आप मेरी हालत समझेंगी। एक्सक्यूज मी, अरे भाई, तुम्हारा दुख देखने जाऊं तो मेरा तो हो गया। मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब है। देखो, सोसाइटी में मेरा भी कुछ रुतबा है, मेरी भी कुछ इज्जत है। मेरे फ्रेंड्स के सामने मैं अपनी इज्जत नहीं डुबा सकती, ओके? और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। 5 दिन के बाद मैं फिर से आने वाली हूँ। पिछले महीने का भाड़ा और इस महीने का भाड़ा मुझे एक साथ कहीं से भी अरेंज करके तुम दो, ओके? वरना पूरा का पूरा सामान बाहर फेंक दूंगी। तब मत कहना कि मैंने टाइम नहीं दिया और मैंने कुछ पहले से बताया ही नहीं, ठीक है? बाप रे, मैं तंग आ गई शुभा, मैं तंग आ गई। उनमें से कुछ लोग तो मुझे भूखे भेड़िए की तरह नोचना चाहते हैं। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते भाई साहब, मैं रीना बोल रही हूँ जी, राजेश खुराना जी की वाइफ। हाँ भाभी जी, अरे नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले राजेश जी की डेथ हो गई। हाँ भाभी जी, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि खुराना भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। भैया, उनके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। हमारा कोई और सहारा भी नहीं है कि कोई हमारी मदद कर पाए। एक उम्मीद रख के ही आपसे फोन किया है मैंने। मदद? हाँ हाँ बोलिए ना। अरे मैं तो आपकी मदद के लिए ही बैठा हूँ, बोलिए बोलिए। वैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओहो भाभी जी, आप भी पैसे का ऐसे समय डिमांड कर रही हैं कि मैं क्या बताऊं। इस समय बाजार की हालत बहुत खराब है और मेरे भी कुछ पैसे जो इधर उधर में वो भी वापस नहीं आया। आपको जरूरत भी है और आप तकलीफ में भी हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा। और ये भी कोई मजाक है? आप मेरी सबसे हसीन, खूबसूरत, प्यारी और दुलारी भाभी हो भाभी जी। बस आप मेरी बात रख लो, मैं आपकी बात रख लेता हूँ। आपकी बात? कैसी बात है सर? अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बोली मत बनो। आपको तो पता है भाभी जी कि मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूं। बस भाभी जी, सिर्फ एक बार, एक रात के लिए आप मेरी हो जाओ। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो आप? मैं आपको भैया बोलती हूँ और खुराना जी के जाते आपकी नीयत इतनी गंदी हो गई। भाभी भाभी कहते आपकी जुबान नहीं थकती थी। आज आप... मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा भाभी जी। नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई हेल्प। मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था मैं इतने गंदे आदमी को फोन कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई हेल्प। अरे ये क्या? भाभी जी ने तो फोन ही काट दिया। लेकिन भाभी जी, मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो फोन लगाऊंगा ही। भाभी जी, फोन उठा लो भाभी जी, उठा लो भाभी जी, अरे उठा लो ना।
काट दी, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं भाभी जी। अरे भाभी, हाँ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, फोन मत काटना भाभी जी, प्लीज फोन मत काटना। अरे आप तकलीफ में हो और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, और इसमें बुराई क्या है भाभी जी? अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं, भाभी जी आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए बस भाभी जी आप मेरी हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं, और इसमें बुराई भी क्या है भाभी जी? आपके सारे दुख मेरे हो जाएंगे भाभी जी। अरे मैं तो जानता हूं कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ना? और मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन भाभी जी मैं ठहरा स्वभाव से बनिया आदमी। मैंने सोचा कि जब आपकी मदद मैं कर ही रहा हूं, तो थोड़ा अपने बारे में भी बात कर लो भाभी जी। भाभी जी आप मेरी हो जाओ, आपके सारे दुख मेरे हो जाएंगे भाभी जी। हाँ भाभी जी फोन मत काटना, फोन मत काटना भाभी जी, फोन काटती भाभी जी। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे भाभी जी। मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं तुम्हें नहीं, आपको अब छोड़ने वाला भाभी जी। मैंने फैसला कर लिया है शुभा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इस दुनिया को छोड़ दूंगी। क्या? दीदी दीदी प्लीज ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठाओगे दीदी। क्या करना है संसार में जी के शुभा? दीदी मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं दीदी। कैसे मदद मांगू तुमसे, किस मुंह से तुमसे मदद मांगू? तुमने पहले ही क्या कम मदद की? पहले ही मैं तुम्हारे कर्जे के बोझ तले दबी हूँ। कैसी बात कर रही हो दीदी? हम साथ में पढ़े लिखे हैं दीदी, साथ में बड़े हुए हैं दीदी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी बड़ी जगह है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत खास जगह है दीदी। भगवान ने आज मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ दीदी। मैंने एक और फैसला किया दीदी, मैं तुम्हें और दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ यहाँ अपने घर आऊंगी। अब से तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे। इसीलिए तुम्हारा जिससे भी जितना भी बकाया है सबको फोन करके बोल दो, चाहे वो जितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। 3 दिन के अंदर उन सबको उनका पैसा मिल जाएगा। तुम्हें और जिल्लत सहने की जरूरत नहीं है दीदी। एक बात और, मैं तुम्हें अभी एक वीडियो भेज रही हूँ। ये वीडियो मेरे पड़ोस के एक बच्चे का है दीदी। एक साधारण बच्ची नहीं है, एक स्पेशल चाइल्ड है, और एक स्पेशल चाइल्ड होने के नाते भी इसने समाज को इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी दी है जो देखने लायक है। तुम प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखो। एक स्पेशल चाइल्ड होने के नाते जो कर रही है वो बच्ची, वो हम एक आम जनता होने के नाते भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो इतनी खास है। दीदी प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए। और दीदी 2 दिन, सिर्फ 2 दिन अपनी हिम्मत बांध कर रखिए। 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाने वाला है दीदी। मैं आ रही हूँ आप सबको अपने साथ लेकर जाने के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है दीदी? दीदी प्लीज़ हिम्मत मत हारना। बाय।
कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। यह शेर चरितार्थ करता है रांची की सृजा को, जिनके बचपन में ही बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने उनके मेंटली रिटार्डेड होने की संभावनाएं जताई थी। ADHD, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे अनेक मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं को झेलते हुए वे बड़ी हुईं और न केवल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि आज वे इन व्याधियों को मात देकर अपने भविष्य की भी तैयारी कर रहे हैं। सृजा जैसे लोग न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए कुछ बातें सृजा जी से की जाएं। तो सृजा जी, आपकी परिस्थितियों को जानने के बाद हम सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल में जब आप स्कूल जाती थी तो आपके टीचर्स का, आपके क्लास के बच्चों का, आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति कैसा रवैया रहता था? मैं स्कूल जाती थी, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता था कि मैं स्कूल क्यों जाती हूँ। मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे सीख नहीं पाती थी। आपको कभी इन बातों से डिप्रेशन या किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ? मुझे इस बात का दुख था कि मैं सबसे पीछे थी और वो लोग सब कोई आगे बढ़ गए। फिर आपने इन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया? घर से मदद वालों को, और मैं अपने मेहनत से धीरे धीरे पढ़ाई करके मैं सीख पाती थी, इसलिए इन परिस्थितियों का सामना किया। पढ़ाई के अलावा आप किन और चीज़ों में भी रुचि रखती हैं? पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, इन सभी के अलावा मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने भविष्य की भी तैयारी कर रही हैं, तो आप अपने करियर को किस दिशा की ओर मोड़ना चाहती हैं? मैं मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका ये निश्चय दृढ़ है? हाँ, ये मेरे दृढ़ है, मुझे निश्चय पक्का है, मुझे इरादा पक्का है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी अपनी इच्छा पूरी। अब हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि आप जानती हैं कि पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, कई लोग अपने जाने गंवा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो इस तनावपूर्ण माहौल में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? कठिन परिस्थिति में कभी परेशानी से नहीं घबराना चाहिए और जीवन से कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ उन सभी दर्शकों से जिन्होंने भी हमारा प्रोग्राम देखा कि वे अपने आने वाले जीवन की हर बुरी परिस्थिति का सामना करें, और मैं सृजा जी जैसे अन्य लोगों को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, इस आपदा की परिस्थिति में, इस कठिन घड़ी में भी इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ और सिर्फ लूटने में ही लगा हुआ है। दोस्तों, इस समय ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत दिखाएं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते हुए इस लॉकडाउन की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर टूट गए। कई घरों में तो बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें पालने वाला, उन्हें बड़ा करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें कम से कम कोशिश ये करना चाहिए कि हम किसी की परेशानी का कारण भी ना बने। हम किसी को और पैसा उधार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे मोहलत तो दे ही सकते हैं, ताकि वो अपनी सहूलियत के अनुसार उस पैसे को जमा करके हमें वापस कर दे। दोस्तों, ये हमारा देश हमारे परिवार की तरह ही है और हमें अपने परिवार की मदद करनी ही चाहिए जितनी भी संभव हो सके। एक बार सोच के देखिए, अगर आपके किस परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ होती है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती? इसी तरह अगर इस देश के नागरिक को भी तकलीफ हो रही है तो इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें। मदद का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली मदद नहीं होता है। अगर आप फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी फिजिकली किसी तरह से मदद कर सकते हैं, आप उसको इमोशनल हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ी सी इंसानियत और बढ़ाइए, लोगों की मदद करने के लिए सामने आइए, और जो लोग इस परेशानी की वजह से सुसाइड जैसे कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ावा ना दें, उन्हें रोकें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अजीज है। दोस्तों, इस फिल्म के सभी कलाकारों ने निस्वार्थ भाव से देश को संदेश देने के लिए इस फिल्म को तैयार किया है, और इसी तरह हम आप लोगों के सामने समय समय पर आगे आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमें अपने लाइक्स, अपने विशेष ज़रूर दीजिए।
नमस्कार।